सो गाइस वेलकम बैक टू ओन चैनल बुक्स रिव्यूअर्स। सो इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू स्कोर 100 इन बायोलॉजी इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। साथ ही साथ आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी बच्चे होते हैं जो बायोलॉजी से डरते हैं और बायोलॉजी में चैप्टर्स को सही तरीके से प्रिपेयर नहीं करते, रट्टाफिकेशन थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो उनका उसकी वजह से पेपर में काफ़ी कम मार्क्स आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रॉम बॉटम टू टॉप कि आपको किस तरीके से चैप्टर को स्टार्ट करना है, किस तरीके से उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, किस तरीके से आपको उसके एक्सरसाइजेस करनी है और किस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और सैम्पल पेपर्स लगाने हैं। तो चलो वीडियो को बिना देर करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कंटेंट्स में ही देख लूँ, बेसिक बायोलॉजी में तो आपका सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये रिवीजन के लिए ही आपका आता नहीं है, लेकिन इसमें दिया हुआ है फॉर रिवीजन ओनली। लेकिन ये मत सोचना कि इसके क्वेश्चंस नहीं आते, इसके क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ टेबल कौन सी आपकी इसमें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक ये टेबल है, टेबल 1.1, ये अच्छी तरीके से पूरी कर लेना। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। सिलेबस में कहीं नहीं लिखा, मुझे पता है। आप लोग भी सोच रहे होगे कि भैया क्यों कह रहे हो सिलेबस में लिखा नहीं है। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो, उसमें कभी सिलेबस में नहीं लिखा होता कि ये चैप्टर सिलेबस में है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सेमेस्टर 2 में जब MCQs आए थे, सेमेस्टर 1 में जब MCQs आए थे, तो उसमें भी आपके इसी में से 2-3 MCQ आए थे। आप लोग पेपर उठा के चेक कर लेना। एंड 2021 के सिलेबस में भी आपको कोई भी इस तरीके का चैप्टर नहीं मिला था, और 2022 में भी नहीं मिला था, और 2023 में भी नहीं लिखा है, लेकिन आपके क्वेश्चंस इससे आएंगे। इसके बाद आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली अगर MCQs है तो इससे बहुत आएंगे। यहाँ से आपका सबसे पहले क्रोमेटिन से शुरू हो जाता है मेन चैप्टर, बाकी सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ का। तो यहाँ पे आपको ये अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और ये वाला डायग्राम ये DNA का रहता है कि कौन से बॉन्ड्स कैसे कनेक्टेड है। जैसे जो थायमाइन होता है वो एडेनाइन से कनेक्टेड होता है, और जो साइटोसाइन होता है वो गानाइन से कनेक्ट होता है, एडेनाइन थायमाइन से। तो इस तरीके से याद रखना है किस तरीके का पैटर्न है। आपको ये चीज़ पूरा DNA की बनाने को आती है। इसके बाद एक क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होता है, किस तरीके से क्रोमोसोम बनता है, DNA बनता है, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। जो मटेरियल रहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं फाइबर को, जो कि आपकी क्रोमेटिन फाइबर रहती है, वो क्या होते हैं। जैसे DNA होता है, हिस्टोन्स होता है, किस रेशियो में होते हैं ये भी आता है। तो 4:6 में होते हैं। यहाँ पे दिया भी हुआ है 40% एंड 60%, तो 4:6 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ICSE में। इसके बाद फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है, फिर नीड फॉर न्यू साइकिल्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, तो यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होता है इंटरफेस। इसमें जो ये सेल साइकिल आपको दी हुई है, इंटरफेस की आपको गैप 1, फिर ये सिंथेसिस फेस हो गया, सेकंड ग्रोथ फेस हो गया, फर्स्ट ग्रोथ फेस हो गया, इसके बारे में काफ़ी कुछ आता है एग्जाम में। ये पूरा अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना और रटने की कोशिश मत करना, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। और अगर क्लास 11th में बायोलॉजी लेने वाले हो तो इसको अच्छी तरीके से कर लेना। पहले ही चैप्टर आपको ये पढ़ाया जाएगा शायद जूलॉजी में। इसके बाद फिर आपको सेल डिवीजन में मीटोसिस मियोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2.71 से। ठीक है, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, ये तो अब आपका पोर्शन ऐसा है कि इसको जितनी बार पढ़ लो उतनी बार कम है। इसको इस तरीके से कर लेना कि आपके ये दोनों चैप्टर यहाँ से 2.7 से लेके आखिरी तक, यहाँ से साइटोकाइनेसिस तक, एक एक वर्ड आपको बुक का याद हो। इतना ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं, मैं बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपको डायग्राम दे देगा, कहेगा बताओ ये कौन सा फेस है, इसके पहले कौन सा फेस था, इसके बाद कौन सा फेस है, इस फेस में क्या होता है, सब आपसे पूछता है। स्पेशली टेलोफेस के बाद वो पूछता है कि कौन सा फेस आता है, तो साइटोकाइनेसिस आता है। उसका डायग्राम बना के दिखाओ, डायग्रामेटिक स्केच बनाओ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन मीटोसिस एंड एनिमल एंड प्लांट साइकिल। ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको तो 3-4 नंबर का क्वेश्चन बनाना होता है, तो वो डिफरेंस तो देंगे ही ज़्यादातर। एग्जाम में वैसे आपके 2 पूछे जाएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं पूछे जाते। ठीक है, इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मीटोसिस, इंपॉर्टेंट नहीं है। मियोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है कि मीटोसिस और मियोसिस में मेन डिफरेंस क्या है। अब काफ़ी बच्चे सिंपल सा लिख देते हैं, लेकिन मेन डिफरेंस ये होता है, मीटोसिस में 2 डॉटर सेल्स होते हैं और मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स होते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से याद रखना। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में आपको चियास्मा पूछता है, काफ़ी बार ये सेकंड पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग उठा के देखना अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसमें काफ़ी बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो जो मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा जाता है, वो ऐसा नहीं है कि एक बार पूछा गया है। जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ। तो वो आने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो उन क्वेश्चंस को तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होता है। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो तभी तो आपको पता चलता है कि क्या तैयारी करनी है, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखते हो कि आने क्या वाला है।
तो किस तरीके का बोर्ड का पैटर्न रहना है उससे आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक एक चीज़ अच्छी तरीके से डिटेल में मालूम होनी चाहिए कि बोर्ड किस तरीके से पूछता है क्वेश्चन। ये नहीं कि कुछ भी याद कर लिया। ऐसे तो बुक में इतना सारा कंटेंट है याद करने को, आप लोग इतनी सारी चीज़ें क्या याद करते फिरोगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही सिर्फ याद करी जाती हैं, बाकी सब रिमेंबर रखी जाती हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू अ परफेक्ट बुक फॉर अ फाइनल एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ मार्च, दैट इज ऑफ ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक। इनकी हर सब्जेक्ट की बुक आती है। अगर हम फिजिक्स की बुक के बारे में बात करें और इसके कंटेंट्स को देखें तो सबसे पहले तो इसमें आपको चैप्टर एट ए ग्लैंस, शॉर्ट आंसर, फिगर बेस्ड शॉर्ट आंसर्स, फिगर बेस्ड लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट न्यूमेरिकल लॉन्ग आंसर्स, उसके बाद आईसीएसई का सॉल्व 2020 का पेपर भी देखने को मिलता है। इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हर तरीके के क्वेश्चन इन्होंने एक अलग तरीके से बना के दिए हुए हैं। जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको अलग दिए हुए हैं, फिगर बेस्ड लॉन्ग आंसर्स आपको अलग दिए, और ये आपके पैटर्न के हिसाब से ही है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं और नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। तो इस बुक को परचेज करने से आपकी एक तो अलग से पूरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, साथ ही साथ आपको कोई और बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी 10 ईयर्स के लिए। इसके अंदर आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस है। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू बाई दिस। और अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर चुके हैं तो आप ओसवाल गुरुकुल की ये 10 ईयर्स का एक बुक आती है सॉल्व पेपर्स की, जिसके अंदर आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के जितने पेपर है पूरे हर सब्जेक्ट के सॉल्व देखने को मिलते हैं। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और साथ ही आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से भी है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स आर मार्क्ड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन बैंक कर लिया। लेकिन हाँ, पहले आपको क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही आप इसमें मूव ऑन करिएगा। चलिए तो अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। याद करने और रिमेंबर रखने में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। इसके बाद फिर रिव्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली मल्टीपल चॉइस और वेरी शॉर्ट आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं शॉर्ट आंसर टाइप को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि ये तो अपना सिंपल क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही काफ़ी कुछ हो जाता है। ना ही मैं डिस्क्रिप्टिव टाइप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, डिफाइन को मैं थोड़ी ज़्यादा देता हूँ और गिव रीजंस को देता हूँ, डिस्टिंग्विश को देता हूँ बस, ठीक है। क्योंकि ये बोर्ड के पैटर्न जो पेपर रहता है ना, उसमें स्पेशली ऐसा एक ऑप्शन रहता है जिसमें आपको डिफाइन, गिव रीजन और डिस्टिंग्विश करना होता है। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। इसके बाद स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन स्किल टाइप क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में उठा के देख लेना, ये वाले जो क्वेश्चन है इसके आपके बहुत पूछे जाते हैं। ये तो देखो इसमें पूछा भी गया है, आइडेंटिफाई द स्टेज। अब देखो मैंने जो आपको बताया था वही चीज़ है इसमें, आइडेंटिफाई द स्टेज शोन, नेम द स्टेज दैट फॉलोज वन शोन हियर, हाउ इज द स्टेज आइडेंटिफाइड। देख रहे हो कि क्या होता है उस स्टेज में, आपको कैसे पता चला। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मीटोसिस एंड मियोसिस। देखो जो अभी मैंने आपको बताया था वही सेम क्वेश्चन। ड्रॉ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एंड लेबल इट्स पार्ट। मैंने आपको भी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का ये वाला एग्जांपल दिया था, जिसमें आपको पार्ट को लेबल करना था, जिसमें जीएस में क्रॉसिंग ओवर होता है। इसके बाद फिर आता है जेनेटिक्स, सम बेसिक फंडामेंटल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसका एग्जाम में इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन्स एंड एलीज की डिस्टिंग्विश काफ़ी बार आता है करने को, ये जो आपका ग्रीन बॉक्स है अच्छे तरीके से कर लेना। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के रूप में बहुत आता है। द क्रोमोसोम एज अ होल कैन नाइदर बी डोमिनेंट नॉर रिसेसिव। ये आपको ट्रू और फॉल्स में देना होता है। 4 बार क्वेश्चन आईसीएसई में आ चुका है कि द क्रोमोसोम एज अ होल कैन नाइदर बी डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेना। फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप में काफ़ी बार डेफिनेशंस आती हैं। मैं बता दूं जेनेटिक्स में ज़्यादातर डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, ना कि ज़्यादा इसमें डिस्क्रिप्टिव चीज़ें पूछी जाएंगी। वैसे भी इस चैप्टर में डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, या आपको पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाएंगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मैंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो तो भर भर के पूछता है। अब एग्जाम में हर साल 2 बार तो पूछेगा ही, फिनोटाइप जीनोटाइप पूछेगा ही पूछेगा। आपको एग्जाम्पल दे देगा, इसकी प्रिपरेशन कर लेना। मोनोहाइब्रिड और डिहाइब्रिड क्रॉस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ये मत सोचना कि बुक की ही चीज़ें उठा के आ जाएंगी, आपको वो अलग से देते हैं कि आपको इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर कराना है और इसका आपको बतानी है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डिहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बताना है, बहुत बार पूछता है ये। यहाँ पे जो दिया है इसको रट तो लेना ही, साथ ही साथ खुद भी करना सीख लेना कि किस तरीके से करना है, ठीक है। आपकी बुक में प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे टेबल भी दी हुई थी, तो इसको अच्छी तरीके से कर लेना। इसके बाद मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तीनों आते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना कि जब भी मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लिखते हो तो आपको सीरीज में लिखना होता है। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये नहीं कि पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिख दी, पहले लॉ ऑफ डोमिनेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ पे मैंने लिखा भी है राइट इन सीरीज, ठीक है, तो सीरीज में लिखना मत भूलना। म्यूटेशन बहुत बार आता है, सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स, तो म्यूटेशन अच्छी तरीके से याद रखना है, सडन चेंज होता है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं म्यूटेशन के, तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। इस चैप्टर में इतना कुछ था, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, सिंपल सा चैप्टर है बिल्कुल। एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप बता देता हूँ कि किस तरीके से आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको मेरे ही नोट्स से पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा पीडीएफ दे दूँ, नहीं तो इसका एक अलग वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं पीडीएफ नहीं दूंगा इसकी, मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले चैप्टर 2 बेसिक बायोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन था। इसमें आपको हर चीज़ को अच्छी तरीके से लिखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ वही आपको रिवीजन के समय यूज़ करना है। ये नहीं कि बुक की फिर से रीडिंग कर रहे हो, नहीं करनी बुक की फिर से रीडिंग। और जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उस पर अंडरलाइन कर देना है, क्योंकि नेम द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू के रूप में काफ़ी बार आ सकते हैं। जीन्स के बारे में जैसे यहाँ पे इंटरफेस के बारे में मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर फेस का क्या इंपॉर्टेंस होती है, कि प्रोफेस में क्या होता है, और एनाफेस में क्या होता है, मेटाफेस में क्या होता है, टेलोफेस में क्या होता है। इंपॉर्टेंट मैंने लिख के रखा है, बुक का इतना सब नहीं लिखा, जो इंपॉर्टेंट है वो सब लिख के लिखा है, साइटोकाइनेसिस में, मियोसिस में। और यहाँ पे रिकॉल ऑफ चैप्टर आपको आखिरी में नोट्स में बनाना होता है, जिससे आपका एक अच्छी तरीके से रिकॉल हो जाए। ये क्यों करना होता है, ये मेनली होता है एग्जाम से या फिर एग्जाम के या टेस्ट के 10-15 मिनट पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप सोच रहे होगे कि इतना क्या करने की जरूरत है, लेकिन आपको पता नहीं है एमसीक्यूज आपके कोर्स में है तो आपको अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि करीबन 15 या 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आने वाले हैं, और वो कोई कम मार्क्स नहीं होते। आपकी 95 जो परसेंटेज आप सोच के बैठे हो, अगर वही 20 नंबर चले गए तो वो चली जाएगी आपकी, 95% फिर नहीं आ पाएंगे आपके, ठीक है। आपके एक सब्जेक्ट में 20 जाएंगे, दूसरे में 5 जाएंगे, किसी में 3 जाएंगे, किसी में 6 जाएंगे, तो ऐसे 95% क्या 90 भी नहीं बन पाएगी। तो हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में एक एक 2-2 मार्क्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके बाद फिर मैंने चैप्टर 5 ट्रांसपरेशन का बनाया हुआ था, तो यहाँ पे आप ट्रांसपरेशन की अच्छी तरीके से कर सकते हो। फिर फोटोसिंथेसिस का है ये। इसके बाद फिर ये चैप्टर 4 एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स के नोट्स थे, तो इसमें मैंने सब इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखा था। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, टोनिसिटी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और फिर टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, फिर कुछ बातें हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दी थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स मैंने प्रीवियस ईयर के बच्चों को भी शेयर करे थे, शायद मैंने यहाँ पे डेट भी डाली हुई थी, ये देखियो 10 अप्रैल 2021 मैंने डेट डाली हुई थी, असली इसमें 10 अप्रैल 2021 के नहीं है, ये 3 साल पुराने हैं, 2019 के हैं। वो तो प्रीवियस ईयर के बच्चों को देने के लिए मैंने डेट डाल दी थी। इसके बाद फिर हार्ट वार्ट के डायग्राम बने थे। तो इसी तरीके से आपको भी अपने नोट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। आपको नोट्स जो होने चाहिए वो इस तरीके से होने चाहिए कि आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, और जैसे मैंने आपको बताया हर चैप्टर को किस तरीके से प्रिपेयर करना है वैसे ही प्रिपेयर करना है, और अच्छी तरीके से क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है, बस यही सब आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। सबसे पहले चैप्टर की रीडिंग, उसके बाद बुक के जो क्वेश्चंस दिए वो करने हैं, फिर नोट्स को अच्छी तरीके से बनाना है, दोबारा से नोट्स को रीड करना है, उसके बाद फिर आपको एक बार फिर से क्वेश्चंस की तरफ देखना है, फिर नहीं करना है, बस देखना है कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, मन में सोचना है आंसर, उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक करनी है। अब क्वेश्चन बैंक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होते हैं कि लिखना पड़ता है, तो मत लिखना है, इतना कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो, रीड करो, हो गया, फिर तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ऐसे रीड करो, हो गया। कुछ क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, उसको बार बार देखना, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से होते हैं, उनको बस रीड करो, रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप आराम से लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ समझ के पढ़ना है, पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता था। मैं आपको हर चैप्टर को नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, जैसे मैंने आपको 2 और 3 चैप्टर बताया इसी तरीके से करना है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहते हैं बायोलॉजी के वो आपको मैं एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको बताया किस तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे अभी आप सोच रहे हो कि भैया ने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के नहीं बताए, तो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के वीडियो था ही नहीं। इसमें मैं मेनली बताना चाहता था कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ये नहीं सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करनी है वो भी मैंने बता दिया। आइडेंटिफाई मैंने कैसे करी, मैंने मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फंडामेंटल मान के रखा और उसके हिसाब से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया। तो उसी तरीके से आपको करना है। जो वीडियो में मैंने क्वेश्चन बैंक बताई उसको आप परचेज कर लेना, उसमें हर तरीके के क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, तो एग्जाम में आपके 100 मार्क्स से कम आने नहीं वाले, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।